पोस्ट कर रहे हैं। दर्शकों, आप सब यहाँ से हैं तो आपको हर्ष भाई सांघवी के परिचय की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द राइजिंग स्टार। मैंने खुद काफ़ी लंबे समय से हर्ष भाई का करियर देखा है, सूरत से लेके गांधीनगर तक। आज गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं और मैं आगे भी देख सकता हूँ कि जो भविष्य है उसमें बहुत बड़े आयाम हर्ष भाई सांघवी देखेंगे। 11 विभाग आज की तारीख में एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात उनके पास हैं और जिस उम्र में उनको ये कद मिला है, इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ हिज टैलेंट, हिज हार्ड वर्क, हिज कमिटमेंट एंड हिज कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट एंड डिलीवर। तो एक बार उनके लिए स्वागत के तालियां। और हर्ष भाई, अब कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मेरे ख्याल से आप अलाउ करेंगे कि हम अच्छा सा संवाद करें, खुल के बात करें और जो प्रश्न मुझे पूछने हो मैं पूछ सकूं। सबसे पहले तो मैं आपका गौरवशाली गुजरात की धरती पे आपका और आपकी पूरी टीम का, मेरे राज्य के सभी नागरिकों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके सवालों का भी स्वागत इतने ही बड़े दिल से हम सब यहाँ पे करते हैं। आपके सवालों के इंतज़ार में मैं भी हूँ और पूरा गुजरात है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज दे से लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग। क्योंकि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है गृह, और जब हम विकास यात्रा की बात करते हैं तो उसका एक बहुत अभिन्न अंग होता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर दे कैन नॉट बी प्रॉपर डेवलपमेंट। और गुजरात की हमेशा से तासीर रही है कि जो समाज व्यवस्था है वो बड़ा ध्यान रखती है इस बात का कि कानून कंट्रोल में रहे। और क्योंकि मैंने बहुत करीबी से गुजरात को देखा है, ज़मीन पे रहा हूँ, छोटी छोटी स्टोरी से बड़ी बड़ी स्टोरी कवर करी हैं, पर अब जब मैं दिल्ली से देखता हूँ तो एक नया पैटर्न कुछ दिनों से मुझे देखने को मिल रहा है। जो आमतौर पर हम दिल्ली से बैठ के देखते हैं तो शायद सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था कुछ समय से, अभी मैं गुजरात से भी उस तरह की खबरें देख रहा हूँ कि एनकाउंटर हो जाता है, गोली चला देते हैं। अगर कोई पकड़ में आता है जिसका लगता है कि जिसने पता चलता है कि उसने क्लियरली कुछ कानून का उल्लंघन किया है और एक बहुत गलत दिशा में कुछ कदम उठाया है, तो ये शूट करने की बात कहाँ से गुजरात में आ गई है? एनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले गुजरात कानूनी व्यवस्थाओं में मानने वाला राज्य है। हम सही तौर से नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। कानून ने बनाए हुए जो भी प्रावधान है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आज आप सबसे बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि कोई दरिंदा मेरे राज्य की 5 साल की बेटी पे बलात्कार करे, आप इस परिस्थिति को समझ सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से। और वो बलात्कारी को पुलिस जब पकड़ने जाते वक्त भागने की कोशिश करे, पुलिस पे हमला करने की कोशिश करे, तो पुलिस अगर इस मौके पे सामने जवाब नहीं देगी तो ऐसे दरिंदों को रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये एक लिबरल विचार हो सकता है, पर ये विचार है कि रेट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, पर वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो उसको सजा होनी चाहिए। एकदम सही बात है, कोर्ट ही डिसाइड करता है और कोर्ट जो डिसाइड करते हैं वही हम फॉलो करते हैं। लेकिन पुलिस को जो खुद की सुरक्षा के लिए गन दी गई है, तो क्या ये सभी विपक्षियों का ये मानना है कि ये बलात्कारी पुलिस पे हमला करे और पुलिस वो हमला सहन करे और सामने जवाब ना दे? खास करके कई ऐसे किस्से आपने अगर देखा होगा तो एक साइको किलर गांधीनगर के आसपास के क्षेत्रों में, जो कपल कोई जन्मदिन के अवसर पे वो कपल घूमने जाता है
वो कपल पे हमला करता है, हमला करके वो बेटी को मार डालता है। ठीक इसी प्रकार के केस में कुछ साल पहले उसने वो ही क्षेत्र के अंदर मर्डर किया, उसको पकड़ा गया, कोर्ट के अंदर केस चला, उसको सजा मिली, बीच में जामीन मिली, और जब जामीन मिली तब उसने वापस से किसी का खून किया, और वही खूनी पुलिस पे हमला करने की कोशिश करता है। तो पुलिस क्या भजन मंडली चलाएगी? पुलिस को कानून में प्रावधान है, अगर कोई हमला करेगा तो सामने जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ठीक तीसरा केस मैं आपको कहना चाहता हूं, अनेक बार खून के केसेस में अंदर गया हुआ व्यक्ति कभी भी किसी पे भी हमला करने के बाद केसेस चले, केस में कहीं पे आरोप लगा, कहीं पे उसको सजा भी मिली, सजा के बीच में जब जामीन होती है वापस किसी का खून करता है। जब पुलिस जा रही है तो पुलिस के सामने हमला करता है, और हमले में जब फायरिंग होती है या तलवार लेके दौड़ता है तो वो तलवार के सामने पाँव में गोली मार के उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसके अलावा इस प्रकार के खूनियों के साथ जब वो पुलिस पे हमला करे, पुलिस की जिम्मेदारी है राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा करना, और ऐसे पुलिस वालों पे इस प्रकार के जो गुंडे हैं वो हमला करेंगे तो क्या पुलिस वो देखती रहेगी या सामने जवाब देगी? और मेरे जैसा गृह मंत्री जब गुजरात में है तो मैं तो जरूर कहूँगा कि मेरी पुलिस को हाथ में जो डंडा दिया है वो सामान्य नागरिकों को डराने के लिए नहीं है, ऐसे गुंडों को डराने के लिए। मेरी पुलिस को जो कानून ने प्रावधान दिया है, जो बगल में जो गन लटकी हुई है, वो मेरे राज्य के सामान्य नागरिकों को डराने के लिए नहीं है, वो गुंडों को डराने के लिए ही है और उनको कंट्रोल में रखने के लिए ही है। और उनके साथ मैं खड़ा हूं, जब उनके सामने कोई हमला करेगा तो भी सबसे पहले आके मैं खड़ा हूं, और उनको ये तरह से ही जवाब देना चाहिए, ऐसे गुंडों को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल से पुलिस को आपका क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यू विल स्टैंड बाय देम, इफ दे सी दिस काइंड ऑफ क्राइम हैपनिंग दे हैव टू स्टॉप इट। इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोर्ट व्यवस्था का भी एक प्रश्न आता है कि कोर्ट्स भी तो छोड़ देते हैं। कोर्ट्स जो हमारी लीगल सिस्टम है कि नो इनोसेंट शुड बी पनिश्ड इवन इफ 100 कल्प्रिट्स गो स्कॉट फ्री, तो उसमें आपको लगता है कि उसमें उसके कारण ये इस तरह की नौबत आती है? देखिए, मैं इसमें खास तौर पे भारत सरकार का, खास तौर पे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने पोक्सो जैसे गंभीर मामलों में कानून को सख्त बनाया। गृह मंत्री जी खुद ये विषयों की बैठक लेते हैं, पोक्सो के केसेस कितने बने हैं, उसमें से चार्जशीट कितने दिन में हो रही है, चार्जशीट होने के बाद कन्विक्शन कितने दिन में हो रहा है। गुजरात ये देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 24 घंटे के अंदर भी चार्जशीट की है, 10 दिन के अंदर चार्जशीट करके फांसी की सज़ा दिलाई है, 34 दिन के अंदर चार्जशीट करके फांसी की सज़ा दिलाई है। कम से कम 12 ऐसे केसेस है जिसमें फांसी की सज़ा दिलाने में और चार्जशीट दोनों मिला के 60 दिन के अंदर हमने ऐसे केसेस ख़त्म किए, और 12 केसेस के अंदर ऐसी फांसी दिलाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं इसकी कोई बहुत प्रशंसा जो टीम ने काम किया है उसको सही तौर पे अभिनंदन दे रहा हूँ, लेकिन जब तक एक भी गुनाह मेरे राज्य में बनेगा तब तक मैं मानूंगा कि ये काफ़ी नहीं है। हमें हर बेटियों को न्याय दिलाना है और हर बेटियों को न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केसेस के अंदर हमें इतनी जल्द से सफलता मिल रही है। लेकिन हमें जो सफलता मिली है वो सफलता देश में सबसे ज़्यादा नंबर्स में सफलता मिली है, सबसे कम टाइम के अंदर सफलता मिली है, और ख़ास तौर पे जस्टिस डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स ऐसे मामलों में 100% गंभीरता से एवं जल्द से जल्द वो मामलों को सॉल्व कैसे किया जाए, जल्द से जल्द ऐसे मामलों में ये दरिंदों को सज़ा कैसे दिलाई जाए, उसके लिए जस्टिस पूरी सिस्टम भी इसके अंदर बहुत ही उपयोगी और सहयोगी रही है। मैं प्रश्न पूछता रहूँगा, आप जवाब देते रहेंगे, और मेरे ख्याल से हमारा जब संवाद खत्म होगा तब तक आपकी एक छवि लोगों के दिमाग में बनेगी। जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि
अगेन मैं जब दिल्ली से देखता हूँ तो एक बुलडोज़र जस्टिस भी गुजरात में थोड़ा दिखने लगा है, काफ़ी जगह दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? मैं यहाँ बैठे हुए सभी युवाओं के लिए ये काम कर रहा हूँ। आप सोचिए, भगवान कृष्ण की नगरी, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, और जहां हर साल करोड़ों भक्तजन कृष्ण कन्हैया लाल जी की भक्ति में दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे भक्तजनों के लिए सुरक्षित रखी गई जगह, उनकी व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित रखी गई जगह, उस पे कोई कब्जा जमा लेगा, कोई अवैध कंस्ट्रक्शन कर लेगा, और वहां के जो नागरिक हैं उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए, उनके एजुकेशन की व्यवस्थाओं के लिए जो जगह आरक्षित रखी गई है, ऐसी जगहों पे कोई अवैध बांधकाम कर लेगा तो ऐसे कंस्ट्रक्शंस पे बुलडोजर नहीं चला के ये सभी लोगों पे अन्याय होगा। बट यू हैव मेड श्योर कि वो अवैध है? आज तक मैंने जहां जहां पे डिमोलिशन करवाया है, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो बेट द्वारका हो, चाहे वो हर्षद माता मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो चंदोला तालाब हो, चाहे वो अंबाजी के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे अहमदाबाद के आसपास का क्षेत्र हो, खेड़ा का हो, बड़ौदा का हो, कुल मिला के 36 जगह पे करवाया है। उसमें से 3636 जगह पे हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हर जगह पे सरकार को जीत मिली है। आपने द्वारका का मेंशन, एक भी बार, सुन लीजिए पूरा, एक भी मौकों पे ऐसा नहीं हुआ है जहां कोर्ट ने एक भी एडवर्स रिमार्क गुजरात सरकार के डिमोलिशन को लेके ली है। हमने कभी भी, मैं ये मेरे राज्य के सभी नागरिकों को कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी एक भी अतिक्रमण जो सरकारी जगहों पे नहीं है, जो अवैध नहीं है, ऐसे अतिक्रमण को कभी नहीं हटाया है। हमने केवल और केवल यहां बैठे हुए आप जो युवा मेरे साथियों को देख रहे हो ना, उनका भविष्य मेरे राज्य के अंदर, उनकी व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो ही कदम उठाए हैं। हमने अतिक्रमण के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के सामने हम ढीली सरकार चलाने वाले लोग नहीं है। कौन करता है ये वो अतिक्रमण? जो भी आप सब जानते हो, मुझे नहीं चाहिए इनके वोट। अतिक्रमण करके अगर उनको लगता है कि अतिक्रमण रखने के लिए ही वो वोट देंगे तो नहीं चाहिए वोट। ऐसे मेरे राज्य को व्यवस्थाओं से चलाने के लिए, ये राज्य मोदी जी का राज्य है भाई साहब। यहां राज्य को पीढ़ियों से लेके आने वाली अनेक पीढ़ियों तक उनकी इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाओं से सरकार चलने वाली सरकार है, और भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार इस पे ठोस कदम उठा रही है। और मैं आपको और बता रहा हूं, ये केवल शुरुआत है। अतिक्रमण करोगे तो भूपेंद्र भाई पटेल का बुलडोजर वहां पहुंचेगा, वहां के आसपास के नागरिकों की हक की व्यवस्थाओं के लिए रखी गई जगह जो है उसका सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं। मुझे किसी की डर नहीं है इसके लिए। ये बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप। हर्ष भाई, मैंने ना अपना टेलीविज़न का जो जर्नलिज्म शुरू किया था वो 26/11 के बैकड्रॉप में किया था, लगभग उसी समय। तो क्योंकि 26/11 में एक बोट गई थी कसाब वाली वहाँ बम्बई तक, तो हम उस समय चेक करने गए थे मरीन एरिया, क्योंकि आपने द्वारका की बात करी। तो हमारा जो मरीन बाउंड्री है वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, तो उस समय कुछ बात हुई थी कि मरीन पुलिस स्टेशंस होने चाहिए। अभी क्या हम कह सकते हैं कि हमारा दरिया, हमारा मरीन बाउंड्री, गुजरात की जो सरहद है, सुरक्षित हुई है, बेटर हुई है? देखिए, मोदी जी के शासन में देश की हर एक सरहद
सुरक्षित भी हुई है और ज़्यादा मजबूत हुई है। ये चाहे गुजरात की हो या जम्मू कश्मीर की हो। ख़ास तौर पे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात का कोस्ट लाइन जो है वो कम से कम 1600 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्ट लाइन पे एरिया जो है वो गुजरात को लगता है। ये बहुत ही सेंसिटिव और जो ये बाउंड्री है, जो हमारी बॉर्डर है, वो बॉर्डर बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है। और ख़ास तौर पे जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान और वहाँ पे जो पॉलिटिकल चेंजेस आने के बाद कई नई चैलेंजेस जो है, ड्रग्स की मैटर हो, ये सब मैटर्स हो, उसकी चैलेंजेस ज़रूर से बढ़ी है। लेकिन जिस प्रकार से बीएसएफ की प्रेजेंस, कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस, नेवी की प्रेजेंस और गुजरात पुलिस की मरीन पुलिस, ये सभी के संकलन में जिस प्रकार से काम हो रहा है और वो काम में जो सफलता प्राप्त हुई है वो पूरे देश ने देखा है। भारत पाकिस्तान की सरहदों पे से जो ड्रग्स तस्करी का बहुत ही बड़ा मामला है और जो मॉडस ऑपरेंडी थी, जो ये समंदर की कहीं ना कहीं ये समंदर के रास्तों से जो लाने का प्रयास किया जा रहा था। कौन लाता है ये ड्रग्स? ये पाकिस्तानी। अपोजिशन बोलता है कि इतनी सारी ड्रग्स आ किधर से रही है? आप देखिए, जेल में जाके मिलना चाहिए आपको उनको। कभी 75 को अंदर डाल लिया है। कौन लोग हैं ये? सभी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है? जो भेज रहा है उनको ही पकड़ा है। लेकिन ये लोगों का चेहरा देखना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हाल किया है। मैं खास तौर पे 5 टन मतलब 5000 किलो ड्रग्स कैसे अंदर कैसे आ जाता है? देखिए, ये खास तौर पे मैंने आपको बताया कि 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी हमारी कोस्ट लाइन जो बॉर्डर है वो है एरिया। और समंदर के बीच से इन लोग को पकड़ना, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये कितना कठिन काम है। समंदर के इतने बड़े एरिया में से घुसना और उसके बीच में भारत की सीमाओं पे घुसने से पहले हमारी सेंट्रल फोर्सेस के साथ गुजरात पुलिस उनके स्वागत के लिए जब तैयार होती है और गोलियों का सामना करके गुजरात पुलिस ने कम से कम 25 से ज़्यादा बड़े डिटेक्शन पिछले 3 साल के अंदर किए हैं। ये एक से एक डिटेक्शन ऐसे है कि सही में आपकी क्राइम की टीम को इसमें रिसर्च में बिठाना चाहिए, तब पता चलेगा कि गुजरात पुलिस ने इसमें कितना बड़ा काम देश की सेवा में किया है। मैं आपको बताता हूँ, एटीएस की हमारी टीम जो 3-3, 4-4 दिन समंदर में रहती है, और समंदर में 4-4 दिन रहना ये बहुत इजी काम नहीं है। समंदर की तेज लहरों में गोलियों का सामना करके जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग डीलर है, इस प्रकार की परिस्थिति एटीएस ने खड़ी की थी कि उनको कोई भी मछुआरा ये ड्रग्स लेके इंडिया आने के लिए तब के समय में तैयार नहीं था। आज से 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसके खुद के बेटे को उसको भेजना पड़ा और उसको भी एटीएस ने पकड़ लिया था। ये काम गुजरात एटीएस ने किया है। आप सोचिए, 75 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को ये समंदर के रास्ते से भारत आते हुए, ड्रग्स लेके आते हुए, उन लोग को रोकना, पकड़ना और लाके उनका सही जो करना चाहिए उनके साथ वो करना, ये दम किसी में है ना तो वो गुजरात एटीएस में। एक एमएलए हैं यहाँ के, फिर भी वो बोलते रहते हैं कि ड्रग्स आता रहता है। आ कैसे जाता है? कहाँ के लिए? किन चैनलों पे चमकने का रास्ता ढूंढते हैं। मैंने जो आपको बताया कि ड्रग्स जब हम पकड़ते हैं तो इनमें से कोई भी ड्रग्स डीलर ने अहमदाबाद के एसजी हाईवे पुलिस स्टेशन में आके ये नहीं बोला है कि भाई साहब मैं ये पाकिस्तान कराची से लेके आया हूँ और ये 500 करोड़ का ड्रग्स आप जमा करिए और मुझे पकड़ के अंदर डाल लीजिए। आप सभी समझ सकते हो ये चीज़ को। ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए गोलियों का सामना करना पड़ता है। ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए मेरी एटीएस की टीम में से कहीं एक बार ऐसे किस्से बने हैं, किसी की बेटी की बर्थडे पार्टी होती है और छोड़ के वहाँ जाता है। कोई रात दिन दूध वाला बन के गाँव में बैठा रहता है। किसी ने दीपावली का त्यौहार का खुशियाँ और बनाने का छोड़ के ये समंदर की तेज लहरों के बीच में जाते हैं। तब जाके हम लोग हज़ारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ पाए। हमने केवल गुजरात या भारत पाकिस्तान की समंदरों की बॉर्डरों पे से ही ड्रग्स नहीं पकड़ा है, हमने कोलकाता के पोर्ट से भी पकड़ा है,
हमने पंजाब की जेलों में से भी पकड़ा है, हमने पंजाब की जेलों में चल रहा ड्रग्स का नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है, हमने मुंबई से भी पकड़ा है, हमने यूपी से भी पकड़ा है, हमने हिमाचल से भी पकड़ा है, हमने दिल्ली से भी पकड़ा है। गुजरात एटीएस के ड्रग्स विरोधी जो जंग है उसका सही में अगर कोई स्टडी करेगा तो पता चलेगा कि गुजरात ने किस प्रकार से मजबूताई से पिछले 4 साल में ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ी है भाई साहब, तभी ये ड्रग्स पकड़ा जाता है। लेकिन जब जब हम ड्रग्स पकड़ते हैं तब मेरे यही विपक्षी दोस्तों का मैं स्टेटमेंट जब सुनता हूं तब जरूर से मुझे दुख होता है। ड्रग्स पकड़ा जाना और पकड़ाया ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય, બીજા દિવસે હેડલાઇનમાં આવશે કે ગુજરાતની અંદર હાલત બગડી ગઈ, આટલા 1000 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું. પરંતુ આજે રિસર્ચ કરીને આર્ટિકલ્સ લખવાવાળા લોકોને એ અંદાજો નથી કે પકડાયું અને પકડવા વચ્ચેનો ફર્ક શું છે. એટલે वही फर्क समझाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ. चलिए इस माध्यम से कुछ तो बात जाएगी. मैं नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा क्लोजली देखता हूँ क्योंकि आपने मरीन सिक्योरिटी की बात की, ड्रग्स की बात की, एनक्रोचमेंट की बात की. मुझे याद है जब मैं यहाँ था तो इंडियन मुजाहिदीन का एक केस हुआ था जब बहुत जगह सीरियल ब्लास्ट हुए थे. तो चंदोला तालाब, क्योंकि आपने मेंशन किया इसलिए मुझे जस्ट याद आया और इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आपने अभी चंदोला तालाब में एक्शन लिया. उस समय भी इंडियन मुजाहिदीन के कुछ लोग वहाँ से पकड़ाए गए थे. तो जब आप ये करते हैं तो आप कहते हैं कि बांग्लादेशी, फिर जब आप लव जिहाद करते हैं तो, या जब आप एनक्रोचमेंट करते हैं द्वारका में तो एक ऐसी छवि आती है कि आप आर यू परसुइंग वन कम्युनिटी. ये एक क्रिटिसिज्म है आपका, कोशिश की जाती है ये. अभी ऐसे है कि आपके चश्मे से आपको जो दिखेगा वही आप बोलोगे. अब मैं चंदोला इलीगल एंक्रोचमेंट तोड़ने गया, वहां भी वही मिले तो मैं क्या करूं उसमें. अब ये मेरी गलती थोड़ी ना है. आप चंदोला में बांग्लादेशी पकड़े गए तो मैंने बोला बांग्लादेशी पकड़े गए, उसमें मैं क्या करूंगा. वहां से बांग्लादेशी मिले तो मैंने पकड़ा और ठोका, उसमें मैं क्या करूंगा. कितने बांग्लादेशी पकड़े आपने? वो तो आंकड़ा दिया ही गया है, 200 से ज्यादा बांग्लादेशी वहां से पकड़े गए. अब आप मुझे ये बताइए, जिनके लिए वो वोट बैंक है उनको पेट में दर्द क्यों होता है भाई साहब. मेरे शहर का मेयर नक्की करने का काम अहमदाबाद के नागरिकों का है, गुजरात के नागरिकों का है. गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो काम किसका है, गुजरात के नागरिकों का है या बांग्लादेश से ये भाड़े लाए गए लोगों का है भाई साहब. अब उसमें आप हर वक्त अगर ये देखोगे कि ये चंदोला खाली किया तो भी वो ही निकले, वहां पे भी बांग्लादेशी ही निकले, तो भाई साहब आप आपके घर पे ले जाइए उनको, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं. तो ये आप कब तक खत्म कर दोगे जिससे कि बार बार ये मुद्दा ना रहे. अब धीरे धीरे काम हो रहा है. सफाई तो आप देख ही रहे हो पूरे देश में अच्छी तरह से. मोदी जी जहाँ बैठे वहाँ देश के हित में ही काम होता है. उसमें कभी भी आप एक बात समझ लीजिए, वो बोलने वाले बोलते रहेंगे लेकिन मोदी जी को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो उन्होंने जो तय कर लिया है वो तो होने वाला ही है भाई साहब. अब ये लोग जर्मनी घूमने जाए या चाइना घूमने जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सब समझते हैं आप जिनकी बात कर रहे हैं. नहीं, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ वैसे मेरे. चलिए, लेकिन मेरा एक बहुत ही यहाँ बैठे हुए कई जो अहमदाबाद के लोग होंगे, मैं अभी एक सीरियस नोट पे कहना चाहता हूँ. चंदोला जो तालाब था, वो चंदोला तालाब ये अहमदाबाद का एक बहुत ही बड़ी पहचान है, हिस्टोरिकल प्रेजेंस थी उसकी. और ख़ास तौर पे आप देख सकते हो कि तालाब को किस प्रकार से धीरे धीरे करके उसको पूरा एंक्रोचमेंट से एकदम ब्लॉक कर लिया गया. खाली ये मैटर नहीं है. चंदोला तालाब में से खाली बांग्लादेशी पकड़े गए ऐसा नहीं है. वहाँ से कई बार ड्रग्स कार्टेल पकड़ा गया है. वहाँ कई बार ये छोटी छोटी बेटियों को देह व्यापार में भेजता है वो पकड़ा गया है. वहाँ कई ऐसे अड्डे पकड़े गए जहाँ से छोटे छोटे बच्चों को गुनहगार बनाया जाता था. और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब पेपर्स में हिस्टोरिकल वो लोग की प्रेजेंस है. और कई गुना वो आज ही नहीं दाखिल हुए हैं, वो पहले से चलते आ रहे हैं. तो इन पे एक बड़ा एक्शन ज़रूरी था. कई सालों से उस पर काम चल रहा था, तब जाके अब ये साफ हुआ
कोर्ट्स के काफ़ी केसेस चल रहे थे, कोर्ट केसेस क्लियर हुए, क्लियर होते ही हम लोग ने एक एक्शन प्लान बनाया और उसको साफ किया है। लेकिन मैं कभी भी मैं जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, जो देश के कानून को समझने वाले लोग हैं उसका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। कानून तोड़ने वाले जो भी लोग हैं वो कोई भी समुदाय से हो, मुझे कोई वोट बैंक की फिक्र नहीं है इस प्रकार की, लेकिन उस पर अगर सख्त कदम नहीं उठाए जाए तो आप मुझे ये बताइए कि कानून कैसे टिक सकता है। तो जहाँ पे इस प्रकार के अड्डे बनाए जाते हैं, जहाँ पे एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत ऐसे बांग्लादेशियों को लाके शहर की कानून व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाई जाती है, और यहाँ पे लोकल रिपोर्टर्स जितने बैठे हैं उनको पता ही है वो कौन लोग हैं, वो कौन से नेता है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, ये सब चीज़ें पता है। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ, हमारी तहकीकात अभी भी चालू है, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। बट आई होप आप अश्योरेंस देंगे कि एक टाइम बाउंड मैनर में करेंगे जिससे कि बार बार राजनीति ना हो। नहीं, इसमें बार बार क्या बात है, अभी आप आइए, थोड़े टाइम में बोटिंग करने मिलेगी आपको, वहाँ पे पानी भर लेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे हाउस बोट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे अच्छी सी बोट्स चलेगी, आप भी आइए, वाइफ के साथ आइए, आप घूम पाओगे वहाँ पे अच्छी तरह से। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि आप, इससे अच्छा है मेरे कॉन्वर्सेशन को भी दिशा मिल रही है कि बहुत डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। और आप सबने एक थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर्स में एक फ़ोटो देखा होगा कि जब अनाउंसमेंट हुआ कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का फिर से मौका मिलेगा 2030 में, पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा था अब, और वो अहमदाबाद में होगा। तो उसका जो अनाउंसमेंट और जो रिसेप्शन सेरेमनी था फॉर दैट अनाउंसमेंट, उसमें भारत का जो नुमाइंदगी है वो हर्ष भाई सांघवी ने करी थी। तो वो गुजरात के लिए भी एक गर्व की बात है और हर्ष भाई के लिए भी एक बड़ा अनुभव रहा होगा। तो हर्ष भाई, आपको क्यों भेजा गया वहाँ? मतलब देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी जा सकते थे पर आप गए, तो उसमें कोई मैसेज तो था? देखिए, ख़ास तौर पे मैं मेरे राज्य के, देश के सभी युवाओं की ओर से मोदी जी के विज़न को अभिनंदन एवं नतमस्तक होकर वंदन करता हूँ। यहाँ जो सीनियर लोग बैठे हैं उनको पता होगा, 2010 से उन्होंने गुजरात में ग्राउंड लेवल पे स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप किया जाए उस पर काम चालू किया। खेल महाकुंभ नाम की एक योजना चालू हुई। आज गुजरात में खेल महाकुंभ में 7.3 मिलियन मीन्स 73 लाख पार्टिसिपेंट्स ये साल खेल महाकुंभ में पार्ट लिया है, जो पूरी दुनिया में कोई भी देश में इतने लोग एक साथ कोई स्पर्धा में भाग ले ऐसा एकमात्र केवल एक और एक है, वो खेल महाकुंभ है। तभी से उन्होंने गुजरात भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी भार दिया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में उनके ही कार्यकाल के समय से उन्होंने चालू करे, और आज गुजरात में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, हम एक भी नया बिल्डिंग नहीं बनाएंगे ना तो भी कॉमनवेल्थ गेम्स पूरी आयोजन अच्छी तरह से, आज तक जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है उससे अच्छी तरह से कर पाएंगे। उस प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी गुजरात के पास अवेलेबल है। अब आई बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में केवल 100 दिन के अंदर करने का इतिहास बनाने वाला कोई एक राज्य है, और वो राज्य का नाम है गुजरात राज्य। मोदी जी के मार्गदर्शन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ। हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, जो ये कॉमनवेल्थ की पूरी मीटिंग्स करीबन 20 से ज़्यादा बार तो उन्होंने घंटों भर बैठ के किस प्रकार से क्या हो सकता है, और उसमें खेल मंत्री मनसुख भाई भी हमारे साथ ही थे पूरे मार्गदर्शन में, और भारत सरकार के सभी विभागों के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने ये पूरी तैयारियां की, और यही तैयारियों पे हम लोग आगे बढ़ते गए। मेहनत चालू थी, और ये मेहनत में खेल मंत्रालय और ख़ास तौर पे अमित भाई के वहाँ से भी डे टू डे पूरा फॉलोअप, पूरी मीटिंग्स, पूरा प्लानिंग। आप जब आज गुजरात पधारे ही हो तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, आप यहाँ से जाओ उससे पहले हमारे आपके लोकल दोस्तों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते गुजरात का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे एक नज़र लगा के जाइए। खाली वहाँ जाइए, देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे हो सकता है, कितने महीनों के अंदर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया। मुझे याद है मैं खेल मंत्री बना तभी UHM अमित भाई शाह जी के साथ में
वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुझे जाने का अवसर मिला था। मैं तो अभी बना हूँ, और कुछ महीनों पहले वही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उनके साथ लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक और भी इतिहास है, यहाँ बैठे हुए युवाओं को ये जानना बहुत जरूरी है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये देश में कई कम ऐसे आपको किस्से मिलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ऑफिशियल लोकार्पण हो रहा है, उससे पहले हमारे गृह मंत्री जी ने बोला कि वहाँ पे टूर्नामेंट चालू करवा लीजिए, लोकार्पण होता रहेगा। वहाँ पे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट का भी आयोजन हो गया, एशियन एक्वेटिक्स टूर्नामेंट का भी आयोजन हो गया, उसके अलावा 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के भी आयोजन हो गए। तो गुजरात आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, और ये सभी चीज़ तभी पॉसिबल हो जब सरकार नीति से, मेहनत से, डेडिकेटली जब काम करे, तभी उसका रिजल्ट ही आ सकता है। आप वो प्रोजेक्ट जरूर से एक बार देखने चाहिए। मैं बिल्कुल देखूंगा। और कॉमनवेल्थ की बात हो रही है तो ये इनफैक्ट एकदम आउट ऑफ द ब्लू आया था। बात ऐसी होती थी कि शायद 2036 में भारत ओलंपिक्स की मेज़बानी का दावा करेगा, तो वो भी अहमदाबाद में होगा। तो क्या उस दिशा में कोई सोच है? देखिए, भारत खास तौर पे अहमदाबाद को हम लोग आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स जैसी बड़ी जो प्रतियोगिता है, ऐसी गेम्स के लिए हम लोग अहमदाबाद को तैयार कर रहे हैं, और उसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और ख़ास तौर पे गुजरात सरकार इस दिशा में गंभीरतापूर्वक काम कर रही है, और जो हमने टाइमलाइन सोची है उससे बिफोर हम लोग प्रोजेक्ट्स पूर्ण करने की हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जी, मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे एरियाज़ कवर किए आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। हर्ष भाई, जैसा मैंने शुरू में आपका परिचय देते में कहा था कि एक आपकी जो जर्नी है मैंने काफ़ी साल से देखी है और सबने देखी है, और जिस तरह से आप इन अ वेरी अर्ली एज आपको जिस तरह की जिम्मेवारी मिली हैं और जिस तरह का काम मिला है और जिस तरह से आप डिलीवरी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इंस्पायरिंग होगा यंगस्टर्स के लिए, ख़ास तौर से जो ऑडियंस में है, कि इफ़ यू स्टे द कोर्स एज दे से एंड इफ़ यू रिमेन कमिटेड यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्काई इज़ द लिमिट। और मान के चलिए ये सिर्फ शुरुआत है हर्ष भाई सांघवी के लिए। एक जस्ट क्लोजिंग क्वेश्चन, सिंस यू आर ऑल्सो अ यंगस्टर एंड पॉलिटिक्स में तो 55 बरस तक भी यंग ही होते हैं आजकल, हम देखते हैं यंग कहा जा रहा है, तो यू आर तो वेरी यंग। ये लव जिहाद पे जो आप पीछे पड़ते हैं, लव से क्या प्रॉब्लम है? जिहाद से प्रॉब्लम है, लव से क्या प्रॉब्लम है? एज अ यंगस्टर, यंग लीडर, एंड दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, आप भी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक ही विनती है आपसे कि अगर आप किसी से प्यार करो ना, तो उससे आपकी सही आइडेंटिटी देके प्यार करना। मेरा विरोध ये केवल और केवल अपना नाम, अपना धर्म, ये सभी चीज छुपा के मेरे राज्य की बेटियों को जो उल्लू बनाते हैं ना, जो उनका जीवन बर्बाद करते हैं ना, उनसे ही मेरा विरोध है। कोई सलीम सुरेश बन के मेरे राज्य की भोली भाली बेटियों को फंसाए और उसका विरोध ना करूं मैं, और उसका सामना ना करूं मैं ऐसी राजनीति नहीं कर सकता। चलिए, ये जितना कानून का प्रश्न है, समाज का भी प्रश्न है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं इंडिविजुअल केस बाय केस जाता हूं। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि प्यार एक बहुत ही पवित्र संबंध है, और इससे पवित्र संबंध कुछ हो ही नहीं सकता। और ये पवित्र संबंध को बदनाम करने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी समाज से हो, अगर वो नाम छुपा रहा है, वो अपना कार्य छुपा रहा है, वो अपना धर्म छुपा रहा है, तो ये बेईमानी है या नहीं? आप मुझे खाली इतना बताइए। नहीं, देन इट्स अ क्राइम। नहीं, आप क्लियर एकदम थोड़ा जोर से बोलिए तो सब सुन पाए। मैंने कहा ना, इट्स अ क्राइम। देन खाली क्राइम है? ये सामान्य क्राइम है या ये मॉरल क्राइम है?
मॉरल, या मैं तो इससे गंभीर क्राइम किसी को नहीं मानता हूं। आप सोचिए एक 18, 20, 22 साल की बेटी अपने जीवन का सपना किसी के साथ देख रही है। जिस माता पिता ने उसको जन्म दिया है उससे ज्यादा विश्वास वो लड़के पे करने लगती है। वो बेटी जा पली भली सबको छोड़ के वो लड़के पे विश्वास करके उसका पूरा परिवार छोड़ के जाने के लिए रेडी होती है। और तब जाके पता चले उसको कुछ सालों के बाद कि ये तो कोई और निकला, इसने मुझे नाम गलत बताया था, इसने मुझे धर्म गलत बताया था, तो ये फरेब नहीं है तो क्या है। साहब आपने तो उसका पूरा जीवन बिगाड़ लिया। खाली उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का जीवन बिगाड़ते हैं ऐसे लोग। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, समाज के अंदर उसके माता पिता की जो परिस्थिति, उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। ये खून से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। वो लड़की ज़िंदगी भर जिएगी लेकिन उसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आ पाएगी। आपने ज़िंदगी भर उसकी हंसी छीनने का काम किया है। आपने ज़िंदगी भर वो लड़की किसी और पे विश्वास ना कर पाए उस प्रकार की आपने उसकी हालत की है। उसके साथ तो मैं ये मानता हूँ सख्त से सख्त कानून लागू होना ही चाहिए। और इसमें अगर आप मुझे जो भी आरोप देना चाहते हो मैं वो आरोप लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मेरी राज्य की ऐसी भोग बनी हुई बेटियों के साथ खड़ा रहूंगा और मजबूताई से खड़ा रहूंगा। क्या अदालत तो जनता की है और वो लोग निर्णय करेंगे कि हर्ष भाई सांघवी की कैसी छवि बनी इस संवाद के बाद। मैं समझता हूँ एक यंग, एनर्जेटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, decisive leader. That's what I could gather from this conversation. I hope you got your takeaways. Thank you so much friends. रिपब्लिक भारत के और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इस कॉन्क्लेव में समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सभी माननीय अतिथियों का